न्यू कुकर खाना रे, भूख लग रही है, कोई एक्स्ट्रा खा जाओ बीच में। अनिल बताओ। हिस्ट्री, हाँ एग्जामिनेशन, हाँ ईटियोलॉजी, हाँ सिम्टम, हाँ डायग्नोसिस, हाँ प्रोग्नोसिस, हाँ ट्रीटमेंट, हाँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन के साथ क्या लिखते हैं? कंट्रोल लिखते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 नाम लिखे थे, बताना वो। हिस्ट्री में 3 नाम लिखे थे कि हिस्ट्री में इनकी हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट की लेंगे, जो रोगी है, पशु जो बीमार है उसको देखना है, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसकी कौन सी बीमारी है, उसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, उसके बारे में पूछना है पशुपालक से। तीसरा, मैनेजमेंट भी, क्या आपने खाना पीना दिया उसको, उसके बारे में पता करेंगे। ये बातें तीनों अधूरी हैं, अभी तक लिखा नहीं, हमने तो भूमिका बनाई थी सिर्फ कल। उसके बाद में एग्जामिनेशन में क्या लिखा था आप बताइए? जनरल, फिजिकल और क्लिनिकल, ऐसा लिखा था ना। जो क्लिनिकल होता है ना, उसी में तीनों आ जाते हैं वो। क्लिनिकल इजिकल टू हिस्ट्री भी आती है, फिजिकल भी आता है, जनरल भी आता है। वैसे पीछे पड़ चुके हैं। जनरल में क्या आता है विक्रम? आपसे बोले कि जनरल एग्जामिनेशन करना है किसी का, तो उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं जनरल एग्जामिनेशन में? है वो तो डायग्नोसिस की बोलना शुरू कर दिया आपने। यहाँ मैं प्रेशर क्यों दे रहा हूँ इन चीजों के ऊपर? क्योंकि आगे जो चीजें आएंगी ना, वो तो आप सब याद कर लो, वहां तो क्वेश्चन सबके सही हो जाएंगे। या आपको ऐसे सोचने मजबूर हो जाओ कि इसका आंसर मैं एटियोलॉजी करूँ कि सिम्टम करूँ, डायग्नोसिस करूँ। कोई भी डेफिनेशन लिखी मिलेगी, आपको बताना है कि यह डेफिनेशन एटियोलॉजी की है कि सिम्टम की है, डायग्नोसिस की, किसकी है। यही क्वेश्चन गलत होने के चांस है। आगे फिक्स पता लग जाए कि एचएस इससे होती है, पता है ना सबको, उससे होती है, वो बैक्टीरियल रोग है। टेम्परेचर आवे में हम सल्फा लगा देंगे, ऑक्सी लगा देंगे, खत्म, बात ही खत्म होगी बस। गले में दोनों उरे सूजना जाए बस। 4-5 बात याद करते हैं, इतना ही प्रश्न आवे वहां। आपका इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, आपके 10-10 सब्जेक्ट है, एक एक में 10-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर कई चीजें मैं यहाँ कम भी करूंगा, जैसे फार्माकोलॉजी है, मैंने बहुत अपनी बुक में बहुत लिखवा रखा है, उतना आपकी लेवल का नहीं है वो। मैं देख रहा हूँ सब चीजें अभी कि बुक में हमें क्या चीज उसमें कम करनी है, क्या बढ़ाना है। अब जो बढ़ाना वाला चल रहा है अभी इस सिस्टम में, जो चीजें आपके आ सकती है ना, जो है नहीं, तो वो जरूरी भी है। और फार्माकोलॉजी में ऐसे बहुत चीजें, हर सिस्टम को किया हमने वहां पे कि उत्सर्जन तंत्र के लिए कौन सी दवाइयां बनानी चाहिए। ऐसे आपके लेवल में कोई नहीं पूछता। आपके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ये दवाई है ना कि ब्रेन के लिए काम में आती है, एक मोरफिन, वो लिखते हैं ना हमने वहां पे, लिखते हैं ना, मोरफिन नाम आता है ना, कोडीन नाम आते हैं, यहाँ ब्रेन के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए ऐसे काम में आते हैं उनके। तो वहां पे हम समरी भी करें, कुछ चीजें हटाएंगे वहां से, ताकि आपको वो फार्मा फिर बोर नहीं लगने। तो इतनी बड़ी फार्मा है, चाहे वो 6 महीने अकेले कर लो, चाहे इतना बड़ा है। गायनेकोलॉजी भी इतना बड़ा पार्ट है कि वो 6 महीने अकेला कर सकते हो आप। मैंने बताया था कि 1 तारीख से हम ना 10-10 दिन में सारे सब्जेक्ट करेंगे, तो 3 महीने में 90 दिन है ना। तो कोशिश करें कि 31 तक तो मेडिसिन का ज्यादातर कर लें, 10 जनवरी तक तो ये मेडिसिन हो जाएगी। उसके बाद में 10-10 दिन में सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि 31 मार्च तक एक बार सारा हो जाए वो। एटियोलॉजी में 2 नाम लिखे थे ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लिखा था, आंतरिक बाह्य। एक नाम मैं रात लिख रहा था, ये तो एक नाम और ऐड कर दिए। विक्रम के पास फोन किया था उस टाइम, विक्रम भी ऑनलाइन था उस टाइम में। ऑनलाइन नहीं थे क्या? आपको भेजा था ना। वो 22 बज के किन मिनट हो रही जदे। हाँ, डायग्नोसिस में बहुत सारे नाम लिखे थे ना डायग्नोसिस में। हाँ, तो उनमें से 7-8 तो हमने पहले बुक में लिखे हैं, और 3-4 और ऐड किए हैं। उनकी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं कुछ ऐसे, जैसे हम डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट वाला और सिम्टम वाला एक जैसी बात है ना। और लास्ट वाला और पहले वाला, बुक में पहले वाला था एसटी शॉर्ट, और लास्ट वाला क्या है? रैपिड। हाँ, पहले वाला है एसटी शॉर्ट, लास्ट वाला है रैपिड है। स्नैपशॉट उसका नाम लिखा, वो एसटी शॉर्ट है, वो स्नैपशॉट है। जो कैमरामैन होते हैं ना, वो बताते हैं स्नैपशॉट, वो स्नैप ले ली उसकी।
अब पहले तो कहता भाई फोटो ले ले गए, मेरी फोटो खींच दे, आजकल का मेरी स्नैप ले ले गए, ऐसे बोलते ना। आजकल अब मोबाइल वाले का पिक लिख दिया, पिक PIC, बस इतना ही लिख देते हैं। तो कहाँ तक लिख दिया था? ये मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री टेकिंग चल रहा था ना, इसमें कितनी लाइन आ गई? कूटनीति चातुर्य वाली लाइन आई थी ना, काम में लेना चाहिए, यहां तक लिखे ना। आप भी पीछे का ये गैप हो गया, आप ये तो फोटो ले लेना जाते होते, और आपके पास तो अभी कुछ नहीं है, तो बाकी यहाँ से नोट कर लो, किनसे या मेरी कॉपी से फोटो ले लेना। आप आगे लिखोगे, वह जहां तक हो सके, जहां तक हो सके तकनीकी शब्दों को काम में न ले। ये भी पीछे बता चुके हैं, जो टेक्निकल वर्ड है उनको काम में क्यों नहीं लेना। वो पशुपालक को समझ में नहीं आएगा तो हिस्ट्री पूरी प्रॉपर आपको मिल नहीं पाएगी, तो डायग्नोसिस फेल हो जाएगा आपका। आगे लिखो, क्योंकि, ये आंसर है अभी जो लिख रहे हो, क्योंकि तकनीकी शब्दों से पशुपालक अपने आप को पेश करने में या जवाब देने में असमर्थ महसूस करता है। हमें ऐसे फैमिलियर होना चाहिए पशुपालक के साथ है, अगर फैमिलियर नहीं होंगे तो कई तो न्यू है नहीं भी, यहाँ अपने देसी भाषा में कह रहे यहाँ डॉक्टर कोई नहीं, लेडीज कई बार बात कौन करे। आमतौर जो पशु है उसकी केयरिंग लेडीज ही करती है, कई तो अपना आदमी बन नहीं, मेरे को भी कितना डंगर है घर, तो मोस्टली लुगाई देखे घर पशु जो देखने ला रही है, तो कई तो लुगाई नहीं करे, सोचो हाँ तो जेठ आ गए हो गए, ससुर आ गए हो गए, अगर वह हिस्ट्री नहीं बताओगी तो दिक्कत आवे नहीं। फिर अपन सुने तो बोक रहे बड़ी आदमी खड़े यार, बड़ी बड़ी लुगाई खड़ी है, हाँ थोड़ा सा खाए नहीं बता दो, थोड़ा सा सरी नहीं बता दो, थोड़ा सा पानी पिए नहीं बता दोगे, अपना सारी बात सुने बोक रहे। लेकिन ऐसे फ्रैंकली होना चाहिए, कोई जेठ ससुरे के हिसाब में बात करनी चाहिए, जो भी हिस्ट्री पूछते हैं तो लेडीज को बतानी चाहिए वहां पे। ऐसा इन्वायरमेंट हमें पहले घर पे पैदा करना चाहिए ना, कि जो भी आए, जो भी ह्यूमन है, जो भी मतलब मेल है, उसको बताना चाहिए, जो भी आता है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कोई भी आए, जो जरूरी है। भी घर चोरी होने रही है वो, हाँ तो वो जेठ लगे चोरी करके ले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जेठ लगे वो कुकर बन रोके ही गए। तो कोई काम हो जाए, आप हिस्ट्री में ऐसा विशेष ध्यान रखना है, भी फैमिलियर होना है पशुपालक के साथ। क्योंकि पशुपालक के साथ, इसका रीजन बता रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर आप फैमिलियर नहीं होगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि पशुपालक के साथ कमजोर सामंजस्य से हिस्ट्री पूरी तरह से सही नहीं मिल पाती। कमजोर सामंजस्य से हिस्ट्री पूरी तरह से सही नहीं मिल पाती, और जिसका प्रभाव अगर हिस्ट्री सही नहीं मिलेगी तो आगे वाली सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा ना, एक नंबर वाला काम गलत हो जाएगा। जैसे आप खेत की बात करें, कोई बीज बो रहे हैं वहां पे, अगर वो उस बीज में क्वालिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, बाद में चाहे थे नहीं खारो पानी के कितने मिठो अमृत लगाए वो भी, जो उसका रेशियो है 10 मन किले की हो, 15 मन किले की हो, एक साल लो हिस्सा जब बढ़िया बीज लगाए, वो तो 2 पानी लगाए थे, खराब बीज लगाए, अब 10 पानी लगा दिया तो भी प्रोडक्शन उसका ज्यादा होगा। ऐसे हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ये चीजें, पशु की बात करें तो वहां जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि अच्छी नस्ल होगी हमारे पास है
तो उसको खाना पीना कम ही देने से काम चल जाएगा। न्यूट्रिशन चाहे कम दो, लेकिन प्रोडक्शन उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये मैनेजमेंट में पढ़ा जाएगा साथ में। जिसका प्रभाव निदान पर पड़ता है। निदान मीन्स डायग्नोसिस। हिस्ट्री गलत तो डायग्नोसिस गलत, डायग्नोसिस गलत तो ट्रीटमेंट गलत है। आर्थिक नुकसान आगे लिखेंगे, अर्थात न तो सही निदान होगा और न ही इलाज। तो ये था मेथोडोलॉजी था, मतलब भूमिका जिसको बोलते हैं। अभी आगे हेडिंग डालेंगे, हिस्ट्री में शामिल है। ये तो हेडिंग है, हिस्ट्री में शामिल है। कितनी चीज शामिल थी, 3 है ना। फर्स्ट में लिखेंगे रोगी पशु की हिस्ट्री। रोगी पशु की हिस्ट्री। तो इसके बारे में पशुपालक से आपको क्या पूछना है वो आगे डैश डाल के लिखोगे। उम्र, उसकी एज कितनी है, कोमा लिंग, कोमा नस्ल, कोमा वजन या भार, कोमा झुंड। झुंड के ब्रैकेट में लिखना अभी कितने एनिमल है, कितने पशु लिख दो। झुंड के ब्रैकेट में लिखना कितने पशु। उम्र को एज बोलेंगे, लिंग को यहाँ पे सेक्स बोलेंगे, नस्ल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं, और जाति को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। और वेट हो गया आगे, झुंड मतलब हर्ड, HERD है ना, हर्ड मतलब झुंड है यहाँ पे। ये चीजें पूछनी है। रोगी पशु की हिस्ट्री लेंगे कि उसकी उम्र कितनी है, उसके हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। जैसे आपने आज सुबह फोन किया तो मैंने पूछा ना कि कौन सी ब्रीड है, पूछा था ना, तो ये हिस्ट्री का पॉइंट था पहला ही। मुझे 99% अंदाजा था कि वो HF ही मिलेगी, उसके बेस पे हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जैसे इनका फोन आया तो मैंने पहला सवाल मेरा यही था कि कौन सी ब्रीड में ये दिक्कत है। जो भी रेड वाटर वाली दिक्कत होती है वो मोस्टली किस में होती है, HF में, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती वहां पे ये दिक्कत आती है। और खास तौर से वो मिल्किंग में होती है, प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में PPH होने की भी संभावना होती है। ऐसे कई रीजन है। तो उम्र का भी इफेक्ट होगा। फिर बाद में अगर उन्होंने बोला HF, उसके बाद में भी हाँ कितनी बड़ी है वह पूछेंगे ना, भैया BRD है क्या बने, आप पूछांगा। इसके हिसाब से हमें अंदाजा लग जाए कि अब है ना इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, इसमें तो ड्रिप लगानी पड़ेगी। अगर हम पूछें कि हाँ, इनसे पूछा कि हाँ उम्र ठीक है, हट्टी कट्टी है, कोई कमजोर को नहीं, ना ज्यादा दूध देने ला रही, मतलब अपन देसी भाषा में कह कोई कटन को ला रही दूध देके, कैल्शियम फास्फोरस में बॉडी में क्या है ठीक है। फास्फोरस की कमी से, विटामिन C की कमी से, ये दोनों दवाई लगाते हैं उसमें। अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो हम एंटीकोगुलेट भी लगाते हैं उसमें। और क्या लगाते हैं, विटामिन C लगना जरूरी है उसमें, फास्फोरस लगना जरूरी है उसमें, एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगनी जरूरी है उसमें। ये 3 चीज जरूरी है, और बाकी वो एंटीकोगुलेट लगाते हैं। तो ब्रीड का पता होना चाहिए, लिंक का पता होना चाहिए। जो मेल है उसमें बड़ी मुश्किल से होगा। इन्होंने बताया भी HF गाय है तो वहां पे चांस बढ़ जाते हैं उसमें। वजन की बात करें भी कमजोर है। झुंड में, झुंड का या क्यों पूछेंगे रोगी पशु की हिस्ट्री में। हाँ, फिर हम बाद में ये सोचेंगे कि कितने पशुओं की दिक्कत, आगे सारी बातें आएंगी इसमें भी। एक पशु को दिक्कत है, 2 को दिक्कत है, ज्यादा झुंड में दिक्कत है, तो हो सकता है ये वायरल डिजीज हो। उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएं कि उनको वैक्सीनेशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, सारा पता लग जाएगा उससे। सेकंड पॉइंट है सेकंड में लिखोगे रोग की हिस्ट्री, डिजीज, रोग की हिस्ट्री।
आगे डैश डाल के इसमें लिखोगे रोग कब शुरू हुआ। अब पूछा नहीं भी काल बीमार हुई, परसों बीमार हुई, कद हुई है और अब तक क्या दिया है उसको, ऐसे बात चलेगी। कोमा लगा के इससे के आगे लिखोगे इससे पहले कब लक्षण, इससे पहले कब लक्षण या कोई बीमारी हुई। फिर इसी के आगे कोमा डाल के आगे लिखोगे किसी एक पशु को है या सभी पशुओं को है। फिर कोमा लगाते जाओगे इससे पहले क्या क्या उपचार दे चुके हो, या आप ये हर अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो ये सारी बातें। एक बात पूरी होगी, दूसरी बात ये सवाल है आपके, ये सवाल आपको पशुपालक से करने हैं। पशुपालक ने बुलाया है, कोई रोग है तभी तो बुलाया है ना, उस रोग के बारे में सारी बातें पूछनी है आपको। तो जब ट्रू फॉल्स सत्य असत्य की बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे ऐसा लिखा मिलेगा कि हाँ कौन सी बात इसमें नहीं है। ज्यादातर जो है ना 3 बातें सही मिलेंगी, एक बात उसमें गलत मिलेगी। तो आपको लगता है ना भी हाँ किसी याद करना बात है, तो याद कोई रट्टा नहीं लगाना इन बातों में, आपको सोचना है। जैसे सबसे पहले लिखा है रोग कब शुरू हुआ, ये पूछेंगे, वो कहेगा कि बहुत दिन बीमार है, तो हम दिमाग में हमारा आंसर आएगा ना ये तो क्रोनिक हो गए हैं, ऐसे आंसर आएगा ना दिमाग में। भी कोई कहते 10 लाग रहा है, बहुत दिन हुआ डॉक्टर साहब, 1 साल सारे नहीं चलना रही है, पतलो ही करे, 6 महीना पतलो ही करे, तो ये बता दी उसने बात है। फिर अगला सवाल क्या है, इससे पहले कब लक्षण आए, भी अब तो 10 लाग रहे हैं, पहली रोज ही लगे रहे बोका को, हाँ कर नहीं तो बीच बीच में 15 दिन ठीक रहे। ये दूसरा सवाल हो गया ना उसका। तीसरी बात क्या है, किसी एक पशु के मान ली 3-4 पशु है बेटे, भी सारंग लगे रहे के बोका को सारंग लगे रहे तो क्या मतलब चारे चूरे में दिक्कत है, आपको दिमाग लगाना है वहां पे। सारंग लीवर कमजोर कोने उसका है, सारंग हाथ कमजोर कोने उसका है, वो कहना और तो सारा ठीक है, एक में दिक्कत है। अब आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए वहां पे, क्या आंसर आएगा, भी एक ही प्रॉब्लम है, मतलब ये कोई एक है चारे दाने से उसमें नहीं है। अगर चारे दाने से होता, ऐसे पॉइजनिंग होती है ना कई बार, भी सारा ही पशु आज सो गया गए, इसका मतलब क्या, कोई साइनाइड पॉइजनिंग, खतरनाक कोई पॉइजनिंग हो गई है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, मेडिसिन में भी नाम आएगा साइनाइड किससे होती है, किससे होती है, कच्ची ज्वार। हाँ केमिस्ट्री में भी आओगे हो, बट बताऊंगा मैं, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। जब भी केमिस्ट्री ना आवन में मेरे मन में घीस हो गई नहीं, मैं बहुत ही खुश हो जाऊं जमा ना कोई काजू कतली मुंह दे दी जाने। कच्ची ज्वार हो तो है, लेकिन वह कौन सी कंडीशन की ज्वार होनी चाहिए, कुकर किसी होनी चाहिए। न्यू कच्ची ज्वार तो आप काट काट के गिरा ही है, पक्का तो बाद में ही है जाके, छोटी अवस्था में। और जटे मतलब पानी कम लगे नहीं, आज आप जलोदा जान ला रहा मैं एक जगह ऐसी ज्वार आई, बाद ज्वार अगर कोई गिरा उन्हें साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगी। बट मैं देखता है दिमाग में आगे भी साइनाइड पॉइजनिंग ज्वार है, तो है जरा पानी कम लगे नहीं भी बड़े ज्वार नहीं तो बच जाए, 7 तक बच जाए, पानी लगे बट तो इतनी बच जाएगी। अरे बड़े पानी नहीं लगे बपड़ा कदे कदा से कोई 6 महीना में एक बार पानी लगे, ज्वार तो बेच दी बस, ज्वार की है बस इतनी इतनी रह रही है, 1-1.5 फुट की बलेडी सी हो रही है, उसमें साइनाइड पॉइजनिंग होगा। वह उम्र तो बैंक ज्यादा हो रही है, लेकिन वह बदी को नहीं, पानी की वजह कौन बदी बस सूखी में वो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए। आप कहते हैं कीड़ों से पड़ गई और वहां डोकी वकी हुई लाल लाल होगी, कीड़ों पड़ गए बैंक वहां, उससे होगा। तो पैरासाइट की वजह से हो जाता है, एक्टोपैरासाइट वाली दवाई का जिक्र किया था हमने 2 दिन पहले, उससे भी हो जाती है एकदम पॉइजनिंग खतरनाक। तो ये बात होगी। इसके बाद में अगला सवाल क्या किया पशुपालक से, भी एक में सारा में बात होगी नहीं अपनी, भी एक में जब तो आप सोचा भी ए में दिक्कत है, कोई बैक्टीरियल रोग हो सकता है। अगला सवाल क्या है, इससे पहले क्या क्या उपचार दे चुके हो। अगर कोई कहे भी हाँ और डॉक्टर ने बुलाया बनाया टीका लगाया जो भी है, बिल्कुल कौन सा टीका लगाया है, तो आप सोचा भी हाँ नॉर्मल बैंक टीका लगा रहा है, तो थाना और थोड़ा स्टेप अलग लेना पड़ेगा नहीं। अगर उसने कोई एंटीबायोटिक वगैरह यूज की है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ
नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज किए, हाई एंटीबायोटिक यूज किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे। अगर नहीं किया, आप पहली बार गए हो, तब आप बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो करके देख सकते हो एक बार, नहीं तो आपको क्रोनिक के हिसाब से थोड़ा सा हाई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसमें फिर। और आप उनसे बात भी कर सकते हो। आजकल था वो के बोले कि अंग्रेजी में एटीट्यूड है बहुत है, वो एक दूसरे पूछते नहीं है, पूछना चाहिए ना। उस पूछने से आपके पैसे भी कम लगेंगे, बैग से आपकी दवाइयाँ कम लगेंगी, और पशुपालक को भी नुकसान कम होगा। बैंक बापड़ा लीवर बच्चे रह जाओ, बड़ कोई बेर को नहीं, कौन सी 4.5 लगाए, 5.5 ग्राम लगाए, बेर को नहीं क्या नहीं पूछ लेते हैं फोन पर सीधे बोले 4.5 ग्राम लगाए, ऐसे बोलते हैं। भी मैंने 20 साल हो गई तो भी मेरे बैग में कदी है नहीं वो जो सेफ्टी ऑफर 1 ग्राम और 1.25 ग्राम, कदी मेरे बैग में वो टिको ही को नहीं, कदी मैं बिना ही ठीक करूंगा सदा ही। वो झाड़ू कौन लगावा, नहीं सोचता भी झाड़ू लगावा। मतलब आपको कंक्लूजन निकालना है। अगला पॉइंट हम इतना प्यार नहीं होना चाहिए को आऊंगा नहीं, इतना जो मैं बोल रही हूँ, एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हिसाबों थाने अंदाजो लगाना भी यहाँ पर के करा किन्ने जानना रहा, अपने आप ही नहीं देखने लग जाने भी हाँ कुर्सी पड़ी कुकटी पर टेढ़ा मेढ़ा टीपा, तो मैं हिसाब थाने रिजल्ट निकालना है। ज्यादा दवाई कभी कौन लगानी, पर डोज का हिसाब लगाओ थे। आगे लिखेंगे कितने पशु अब तक मृत हो चुके हैं, इसी में लिखते जाओगे। जैसे पीछे सर्दियों में गडड़ा गांव में, उसके बाद में सुपरा गांव में, उसके बाद में मुनसरी गांव में, हमारे आसपास का जिक्र करो तो गडड़ा में प्रकोप हुआ, उसके बाद में सुपरा, मुनसरी, निनाड़, यहाँ पे काफी प्रकोप हुआ था ना, तब ये नाम जुड़ता है वहां पे भी। वो कहते भी हमारे तो 4 ही डांगर है डॉक्टर साहब, 2 तो महीने पहले मरे, एक अब मर गयो। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे बड़ी गड़बड़ होने के चांस है ना, तो आपको सारी टाइप की हिस्ट्री लेनी है। वैसे तो लुगाई बात बता दे आप ही कि हमारे तो नहीं कोई हमें फड़ापा को नहीं करनी, को नहीं सारी बात बता देगा। बिगड़ साल भी एक ले आया, 1 पीसा पहली बहुत बता देगा। पशु की बात कौन बतावे, सिम्टम कौन बतावे, हाँ पशु का पीसा बता देगा भी हाँ इतना पीसा ले आया वाह मर गई के। आगे लिखें कितने पशु कौन से इलाज से, कितने पशु कौन से इलाज से अब तक ठीक हो चुके हैं। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है ना। मान लिया गलत डॉक्टर साहब गए, पशुपालक की लड़ाई होगी है, तो मैं थे पूछ को बने बैंक इलाज हुआ चीज ठीक होगी तो वो इलाज ही थे चालू रख ले। कई बार हो जाए नहीं, कई पशुपालक पीछा कौन दे तो दूसरे ने बुला ले, फिर ऐसा भी होता है। तो वहां पे आप उससे डिस्कशन कर सकते हो, वो ट्रीटमेंट आगे चालू कर सकते हो। अब तक आगे लिखेंगे अब तक रोकथाम व नियंत्रण के लिए कब व कौन सी बीमारी का टीकाकरण किया है। क्योंकि जब भी रोकथाम में ये नियंत्रण का नाम आता है तब टीकाकरण का नाम तो आएगा ना। रोकथाम व नियंत्रण के लिए कब व कौन सी बीमारी का, कब का भी है कौन सी का भी है। कब लगाई वो नहीं कहते 2 साल हो गए मैं तो कोई टिक्को लगाया को नहीं, इसका मतलब वैक्सीनेशन होनी जरूरी थी। और कौन सी का लगाया है, वो कहे कि हाँ आपको लगता है आजकल है ना इधर ऐसे भेड़ बकरियों में सिम्टम आ रहे हैं ना, डायरिया हो रहा है, डेथ हो रही है, डायरिया हो रहा है, डेथ हो रही है, रात को सही थी सुबह एक्सपायर है। इसका मतलब क्या, कहाँ जाते हैं फिर हम डायग्नोसिस पे। भेड़ बकरियों में मोस्टली रात को बिल्कुल हट्टी कट्टी थी और डायरिया हुआ था, डायरिया होता सुबह एक्सपायरी होगी, वो क्या चांस है। आपके लेवल में ऐसी चीजें नहीं आती। जो डिग्री करते हैं ना 4th ईयर में, जब डिग्री में जाते हैं तो वहां पे ऐसे बड़ी सारी हिस्ट्री लिखी मिलेगी, और हिस्ट्री के बाद में 4 ऑप्शन होंगे कि यह हिस्ट्री किसकी है, किस रोग की है। आना चाहिए ना, आपके भी ऐसे आना चाहिए भी 4-5 लाइन लिख रखी है, मैं बाद में 4 ऑप्शन में बीमारियां नाम लिख रखे भी आ हिस्ट्री कौन सा संग मैच करे बीमारी संग, तो कौन सी है। फूड पॉइजनिंग नहीं, सारा फूड पॉइजनिंग को नहीं, मतलब रेवड़ मान ली 100 कल 2 मर गई फिर 4 मर गई, फूड पॉइजनिंग होती ना तो लगभग सारी एक साथ ज्यादा मरती। ये भी हमें सोचना है वहां पे।
भी फूड पॉइजनिंग ऐसे कोई साइनाइड पॉइजनिंग ऐसे होती ना तो 100 है तो एक रात में 20-30 मर जाती। अब पीछे कोई मैंने पोस्टमार्टम किया था 18-19 एक्सपायर हो गई थी। यहाँ कोई कलाना साइड से रेवड़ था जो बिराने के साइड में कड़ीसानी के बीच में खेतों में रुका था। एक में तो लाइट को करंट लाग के मर गई घड़ी में। तो ऐसे कोई आपातकालीन स्थिति होती तब ऐसे एक साथ इकट्ठे मरते हैं। या कोई खेत खात में नहीं ज्यादा गुआर गुन खा जाए कई बारी अपने एरिया में खुले में छोड़ दी बना अपने कंपेन उकाड़ लिया बाद में घणो सोदो है तो बन किम देखना तो वो ब्याह शादी और काजू कतली वाली बात होगी बा खातिर तो भी एकदम क्या है एकदम बढ़िया चीज मिल गई बने तो मैं फिर सोचा भी आज ही सारो खा लिया भेड़ बकरी ताई सोचा कि नहीं यार इतने में सारे बैठा हाँ जोड़े में ले गया बैठा पानी पी लिया फूल फाल के तैयार हो गए सिस्टम। पहले तो वो खा लिया बाद में क्या हो गया वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा सिस्टम में एसिडोसिस हो गया रात में क्या एक्सपायर हो जाएगी भाई एक दो को नहीं घनी होगी एक्सपायर तब वहां पे पॉइजनिंग के लक्षण हो गए। रोज भी 1-2-3-4 दिन बाद में एक मरे मतलब दस्त लग गया बेंगा सवेरे देखा बेंगा सारे दस्त सो पड़े है मिंगनी मांगनी को नहीं है नहीं अंदाजो तोड़ने भी लगे हो नहीं भाई रोज की अगर घनी मरती हो जाए तो आप सोचा भी हाँ कोई बड़ो कोई सांप सूप खा गया कोई ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें कौन सी डिजीज आती है डायरिया से संबंधित भेड़ बकरी में मोस्टली भेड़ में कौन सी आती है? आपका क्या नाम था? प्रिंस। भेड़ बकरी कोई 1-2 बीमारी के नाम बताओ। विनय कोई नाम बताओ कोई। दिनेश बाकी में वही कौन के कोई नाम बताओ कोई है गिड। अच्छा और जो डेथ है वो किससे है? वो एंटीरोटॉक्सिमिया ईटी नाम है उसका ई और टी एंटीरोटॉक्सिमिया फिड़किया। ये पशु परिचर में भी आए सवाल है। फिड़किया बोलते हैं फिड़क के मतलब कूद उछल कूद भाई एकदम मरोड़ा सा लगा नहीं पेट में तो बांटा सा होगा उछल कूद करेगी। और जो हेल्थी है ना वही एक्सपायर होते हैं। ये और खास बात है जो कमजोर है नहीं बाम 10 दांत बाप जोर ही कौन लगे बाबू 10 दांत की बांग चांस कम ही है। कमजोर है वो एक्सपायर नहीं होंगे जो हेल्थी है वो एक्सपायर होंगे उनमें वो डायरिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनका सारा मैकेनिज्म बड़ी है ना जैसे खाया क्योंकि जो बैक्टीरिया अंदर पड़ा है जो वायरस अंदर कोई भी बीमारी वाले को कोई वायरस पड़े बैक्टीरिया पड़े वो उठाव कद करे वो जो अंदर आ रहा ऑर्गन सही हलचल में हो जाती होगा नहीं आंत के वो छिपे पड़े बैक्टीरिया जिनके अनुकूल मौसम आए तो वो अंकुरित हो तो वो खलबली मचाओगे बेटे खलबली मचाओ तो दिक्कत आएगी। तो ये एंटीरोटॉक्सिमिया के लक्षण है ज्यादातर अभी जो एक्सपायर हो रहे हैं इससे। तो प्री मानसून पहले वैक्सीन करनी थी वो किसी ने की नहीं और उसमें बूस्ट डोज कितने दिन बाद में लगती है? 14 दिन बाद में 2 सप्ताह बाद में दोबारा से बूस्टर डोज लगानी होती है। आमतौर पर एक बार टीका लगा दे बाद में लगाओगे नहीं एक बार मर पड़ के मसाइन लगवा ले आज लगवा दिया तो 14 दिन तो कोई नहीं याद ही को रखा 14 दिन कौन सो पहली बात तो आई है या कोई बात नहीं लगा दे हाँ 12 हो गया 17 हो गया जो भी है 14 दिन बाद में वो बूस्टर डोज लगानी होती है तब ये दिक्कत नहीं आती। एक पीपीआर की ज्यादा दिक्कत होती है इनमें पीपीआर नाम से बीमारी है कोई पीपीआर क्या है? पीपीआर क्या है नीले हैं क्या है विक्रम? क्या महेंद्र क्या है? तो अभी आप ये थोड़ी सोच रहे हो कि हम मैं 2 पन्ना लिखाऊं इतना इतने घर जाके पढ़ो तो आपको ऐसे फटाफट आगे से रिवाइज एडवांस में याद रखो सारी चीजें ने। पेस्टिडिस पेटिट्स रूमिनेंट्स ऐसे नाम है उसका वाएगा मतलब वो क्या लंग से संबंधित है। ईटी वाला तो आपके छोटे लेवल की बात बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ईटी का संबंध है आंतों है वो पीपीआर का संबंध फेफड़े से फेफड़े में दिक्कत होगी नहीं वो नाश पर एक वो पोक्स है 3 तो मैन है ही अंग में और एफएमडी ये भी होते हैं एफएमडी एचएस भी थोड़ा बहुत है इनमें होता है। क्यों होता है इनमें भी? एफएमडी किस में होती है? नहीं जिसमें मैं न्यूआंगली कर ला रही हूँ मैं पैर दिखाने ला रही हूँ नहीं बीच में खांच होगी क्लेफ्ट जैसे खुर है ना घोड़े में ऐसे होता है ना और गांव में ऐसे न्यू है भेड़ बकरी में भी न्यू है बीच में जो क्लेफ्ट खांच है ना उनमें एफएमडी होती है जिसमें खांच होगी उन्हीं में क्या होगी एफएमडी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस पशु में होगा इसमें क्या होगी दोनों
मतलब एक का 2 पार्ट होगा, क्लेफ्ट होगी, खांच होगी उसमें। तो ये भेड़ बकरी में भी खांच होती है, तो उसमें भी एचएस ये हो सकते हैं, एफएमडी भी हो सकती है, दोनों के टीके लगाते हैं। तो एफएमडी होगी, एचएस होगी, कभी कभार थोड़ा बहुत बीक्यू भी हो जाता है, तो 3 बीमारी तब होगी, पोक्स हो गया, पीपीआर हो गया, ईटी हो गया। ये चीजें आगे पढ़ेंगे कि भेड़ों के मुख्य रोग, गाय भैंस के मुख्य रोग। तो कहाँ तक आ गया? हाँ, टीकाकरण किया जाता है। इसी के आगे निसंक्रमण कब कब व किससे करते हो? निसंक्रमण कब कब व किससे करते हो? ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, फोमिंग, स्प्रेयर हम करते हैं ना, जो हाउसिंग है पशु की भी करते हैं, एक्टोपैरासाइट के लिए भी करते हैं। ये साफ सफाई कितना दिन में करे करो, तो हमें उससे अंदाजा लग जाता है कि हाँ स्किन की कोई बीमारी है या जो वायरल डिजीज है वो नहीं होगी ना। जितना मैनेजमेंट साफ सुथरा रखेंगे, पशु के हार्मोन जो सिक्रेशन है ना वो बढ़िया रहता है। फिर जिस घर में साफ सफाई बढ़िया रहती है, बिराड़ी में कोई ऐसे राजेश बनी वाला है कोई, मैं घर जाओगा नहीं तो लुगाई रात में दोनों एक साहब है। वो घोड़ा ही बहुत ही मोटो है, तो ही कम कम कुंटल ऊपर वजन है, लेकिन वो फुर्ती बहुत है। गोबर नीचे कौन पड़ते पशु को, मतलब तांस लोर है नहीं, अलग अलग नहीं रखे, कुर्सी से बनाए रखे नहीं, तो जी गोबर कारण अब दिख जा गोबर करेंगे ले जा नीचे। नीचे ही कौन पड़ते, मतलब इतनी साफ सफाई रखे तो पशु साई नहीं लुहाना धुआना और तेल लगाना। और जैसे आज वो जिलोदा में मैं गया ना, वहां पे मैंने देख लिया न्यू लगा कोई जामे बाद में कभी नुहाई को नहीं बने, इसी कंडीशन का आप ही कौन हाँ पालन तो बड़ा उदाहरण दे दिए पड़ोसी, आप ही कौन डॉक्टर साहब के बताओ थे। तब एक बैंक जाके देखियो, राजेश बनीवाल नाम है, पक्का दरवाजा के पास उसका घर है, तो वो इतनी साफ सफाई रखे। वो बैंक नॉर्मल भाई मैं से दूसरे घर जाके नहीं, बैंक घर इतने ही चाट बाट में मतलब 13 लीटर दूध दे, दूसरे घर 9 लीटर देने लग जानता है। तो संतुष्टि जरूरी है ना। अपन चाहे नहीं रोज की सलाद खाने जरूरत को नहीं, मिर्च रोटी खा लिया नहीं, घर अगर शांति है तो क्या है फिर बार रस बनाओगी ना, नहीं रस कौन बने फिर। ऐसे आपकी पढ़ाई का माहौल है भी, घर तर पढ़ाई का माहौल तो रहेगा नहीं भी, अपन थाने न्यू लगा भी हाँ पेरेंट्स की कदर करनी है, उसके हिसाब से करोगे तो बढ़िया रहता है। वो न्यू लगा भी हाँ थे तो थारा खातर करोगे, मन में न्यू गवर्नमेंट सो रहे तो पढ़ाई सही को नहीं होगी। संक्रमण कब कब किससे करते हो, मतलब कौन सी दवाई, मतलब रिपीट करनी है, चेंजिंग करनी है। किससे का मतलब यहाँ पे है कि हर बार एक ही दवाई काम में नहीं लेनी है, उससे वो रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, वो प्रतिरोध आ जाता है उससे। आगे लिखेंगे बाह्य व आंतरिक परजीवियों के लिए, बाह्य व आंतरिक परजीवी के लिए कब व कौन सी कृमिनाशक काम में लिया था। कृमि नाम आएगा तो क्या है, कीड़े से संबंधित है ना, एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट के लिए जब भी आप काम मिले तो मान लिया एक्टोपैरासाइट की बात करें, पहले अगर आपने साइपरमेथ्रिन ली है तो दूसरी बार डेल्टामेथ्रिन लोगे, अलग अलग लेना है। अलग अलग लेंगे तो क्या है, जो भी पैरासाइट है ना वह क्या चकाचौंध होगी नहीं, एकदम मुड़ के मर जाएगा भाई। मैं सोचा हाँ भाई दवाई कोई बात नहीं आता, आप पी लिया कोई कौन मरा गए। जैसे एक ही यूज करोगे तो उससे क्या है इतना असर नहीं होगा। और ऐसे ही एंडोपैरासाइट की बात करें, अंदर जो परजीवी है उसको मारने के लिए हर 6 महीने में हम देते हैं। लार्ज एनिमल की बात करें तो मेडिसिन की बात करें तो एलपीएम की बात करनी चाहिए। बड़े एनिमल को 6 महीने में एक बार, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज एनिमल को डीवर्मिंग कितने दिनों में करनी है? 6 महीने में। जो काफ की बात करते हैं तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में फिर महीने महीने में देते हैं, 6 महीने के बाद में फिर 2-2 महीने में देते हैं साल तक, उसके बाद में फिर 4 महीने, फिर ऐसे चलता है। फिर लार्ज एनिमल में 6 महीने में। आगे लिखो, भेड़ों का अगर झुंड है तो, भेड़ों का अगर झुंड है तो
ये नाम सिर्फ बेड में काम में आता है। डिपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपिंग कब की है? सब मैंने ऐसे डाले, सब क्या क्वेश्चन मार्क डालते रहना आगे, कब की है, क्या मीन्स है इसका है? और तो अपन गाँव में इसमें तो के ऊपर ही लगाओ सीधा, एड बे बकरी गुद्दी पकड़ा बे डबोवा नाड़ ने बाढ़ रखनी है। अब बात तो पीछे भी लिखी है, पीछे भी लिखी है, आंख बचानी है आपको, आंख क्या है बचानी है। और जैसे दवाई लगा रहे हो तो कौन सा एरिया बचाना है, जहाँ पे कोई घाव हो, कहीं घाव वो भी बचाना है। तो डिपिंग बेड को जो डुबोते हैं ना, जो एक्टोपैरासाइट के लिए मारने के लिए जो सॉल्यूशन तैयार कर रखा है उसमें क्या करते हैं, डुबोते हैं उसको। ये बेड के लिए स्पेशल वर्ड है। तो डिपिंग किसके लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे, घोड़े के लिए, बेड के लिए, तो उत्तर क्या आएगा बेड के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखो, कब व कितने पशु, कब व कितने पशु ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वह कहां से आए थे? इसको हम कोरोना के साथ जोड़ सकते हैं। जो भी डेयरी फार्म करते हैं ना, जैसे मैं डाबड़ी की बात करूं तो वहां को नहर के पास में ना कोई डेयरी फार्म करता है, व्यापार का काम करते हैं, तो खास तौर से वहां से अगर कोई परचेज होके जाता है या बाहर से कोई आता है, जिस एरिया में मान लिया कई बार ऐसे सुनते हैं कि हरियाणा में ना वहाँ रोहतक के आसपास कोई बीमारी फैली, पशु मर रहे हैं, ऐसे कई बार न्यूज में ऐसे आता है ना, तो उस ड्यूरेशन में वहां से पशु लेके यहाँ नहीं आना चाहिए ना। और यहाँ अगर बीमारी फैले तो यहाँ से वहां नहीं भेजना चाहिए। तो ये दोनों बातें यहाँ आती हैं, कब और कितने पशु, और जो आए थे उनमें कोई रोग था नहीं था, वो उससे पता लग जाए कि हाँ मैं बीमार होया कि गए। पशुपालक से पूछेंगे ना, बीस जगह थे पशु ले गया, अभी यहाँ 10 पशु मान रखे हैं, ये 2 पशु सही है, बाकी पशु हम दिक्कत है, 2 कौन सा बीमार है या 8 कौन सा बीमार है, तो भाई ले गया है वह बीमार है कि। तब आपको बैकग्राउंड में वहां से पूछेंगे जहां से वो लेके आए ना, उनसे भी आप बात कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। तो ये था रोग की हिस्ट्री, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रबंधन हिस्ट्री। प्रबंधन, अब तक हमने ना कोई ऐसे हाउसिंग का, मैनेजमेंट का, खाने पीने का जिक्र नहीं किया ना। ऊपर तो पशु के पीछे पड़े थे, वो कैसा है, कौन सी ब्रीड है, वो मेल हो फीमेल हो, वो बात तो किस में आई, रोगी पशु की हिस्ट्री में आई। और 2 नंबर पे सारा कुछ रोग ही रोग का जिक्र हुआ, रोग की हिस्ट्री आई है। और अब क्या लिखा है, मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो वहां पे, भी सारा आपने देख लिया, पशु में कोई दिक्कत को नहीं, रोग में कोई दिक्कत को नहीं, फिर आप तोड़ी कोठे कन जाऊंगा, मैंने पूछांगा। कई बार ऐसे होता है जो आप में खेत में स्प्रे करते हैं, बस इसी बैठे पड़ी पावे, ऐसे होता है ना, ये बैठे दाब के छोड़ रहा कि भूल ही गया डॉक्टर साहब, मैंने तो मेरे को नहीं। आजकल मैं बैठे थोड़ी जगह मैंने बांस से आने लगी, मैंने कहा मैं नीचे दबड़ी तोड़ी है, बैठू लेने लग गया बैठे, मैं बाद में बीमार हो रही है, नीचे बाकी बुरी बुरी सी जगह के काली काली सी तोड़ी हो रही है, जमा हो रही है, खराब हो रही है, फंगस लग गया उसमें, वो देने के बाद में डायरिया भी लग रहा है, 1-2 पशु तो ठीक ही नहीं हुआ, एक्सपायर भी हो गया। फिर आप बड़े थोड़ी सुंगा सांगी कर सका नहीं बैठे, ऐसे CID की तरह जाएंगे, फिर वहां पे चेकआउट करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे इसमें प्रबंधन में लिखना है, इसमें पशु का व्यवहार, व्यवहार का मतलब है जो अगर बीमार होगा ना, वो तो बापड़ो नाड़ के या कोर्ट में ना कहीं खड़े पाओगे, और जो के बेरे भी एवं बच्चियों के और तो ठीक है, कई बार बता दे पशुपालक के, बाकी वाले और गा तो ठीक है, एंग ध्यान रखियो हालात मारस के गए, कि वो ऐसे अलर्ट होंगे, वो तो बीमार नहीं है। जो बीमार का हमें पता लग जाए कि व्यवहार के हिसाब से, व्यवहार का पूछना है। कोमा पोषण, पोषण लिखेंगे, पोषण के ब्रैकेट में लिखोगे मात्रा, कोमा गुणवत्ता, कोमा बदलाव, कोमा पानी की उपलब्धता,
मतलब कितना का आप पोषण दे रहे हो, उसकी क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता क्या बोलते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है ना। ये तो क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब क्या होगा, मात्रा, और क्वालिटी मतलब क्या होगा, गुणवत्ता। और बदलाव मतलब आप पूछा नहीं भी, हाँ भी चेंज कद करे होते खाना पीनो, कि पहले किसको दिन था वो दिन बाद में बीमार हो गए, तब आप फिक्स बेचारा चल जाओ। फिर दस्त की बात करना रहे जो पीछे अगर आप, हाँ ये पहले थे कड़बी दिन था, आजकल पराली देने लग गया, क्या 4 दिन में तो पराली देने लग गया ना, 2 दिन में दस्त लगने लग गया, तो आप अंदाजा लगा इसका भी पराली की वजह में दस्त हो सकेगा। और पानी की उपलब्धता भी, पानी जो दे रहे हो इसको वो किस टाइप का पानी है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। जितने भी अभी तक हमने चर्चा की है ना, 1 नंबर पे है पानी वाला, लेकिन लास्ट में रहे, लेकिन पानी वाला 1 नंबर पे। चाहे ह्यूमन की बात करें चाहे यहाँ पे पशु की बात करें, पानी के माध्यम से सबसे ज्यादा रोग है। हमें है ना दूध चाय जो है ना, जो भी आप यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा पानी के ऊपर पैसे लगाने चाहिए। अगर हमें सही रहना है तो पानी के ऊपर ज्यादा पैसे लगाओगे ना, तो हेल्थ ज्यादा बढ़िया रहेगी। ब्रैकेट बंद कर दोगे, आगे लिखेंगे कोमा लगा के, साफ सफाई। ब्रैकेट में हाइजीन लिख देना, ये फेमस वर्ड है हाइजीन, HYGIENE, HYGINE। तो साफ सफाई कैसे रख रहे हो, आपने खाना पीना बढ़िया कर रहे हो, क्वालिटी भी बढ़िया है, क्वांटिटी भी बढ़िया है, पानी भी बढ़िया है, और आपने जो चेंजिंग की है तो सोच समझ के की है, मौसम के अनुकूल है। कई बार ऐसे कहते हैं ना कि हाँ आजकल में मेथी दे दिया के, जो सर्दियों में मेथी का लड्डू भी खावे नहीं, बावादी को नहीं होगी कह, तो पशुओं ने भी मेथी देवे है, भी अकड़न जकड़न को नहीं होगी। तो सारा कुछ दे रहे हो लेकिन साफ सफाई रख ही नहीं रहे हो, तो भी गड़बड़ है ना, उससे भी रोग होने के चांसेस हैं। फिर ब्रैकेट बंद के बाद में कोमा लगा के आगे लिखेंगे, पशुओं का घनत्व, पशुओं का घनत्व। ये घनत्व नाम फिजिक्स में आएगा, आएगा ना, क्या होता है घनत्व, डेंसिटी। जो हमारी बुक का जो लास्ट पेज है उसमें लिखा है, अभी राजस्थान में पशु घनत्व इतना है, अभी 3 का चेंज हो गया नए आंकड़ों के हिसाब से, पहले वाले आंकड़े में 3 कम हो गए अभी, क्योंकि अभी आंकड़ा अलग आया था, उसमें हमने पीछे वाला लिखा था 2012 का लिखा था, अब 19 वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं आजकल जो पढ़ रहे हैं, 24 वाले आंकड़े तो अभी आए नहीं है, अभी चालू है पशु गणना, अभी चालू है। भी एक इतने एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर की बात करें, इतने एरिया में कितने पशु रह रहे हैं। घनत्व मतलब डेंसिटी इजिकल टू, फार्मूला क्या होता है फिजिक्स की बात करें तो D इजिकल टू M/V होता है। M मतलब उसका द्रव्यमान है, मॉलिक्यूल का जो वेट है, V मतलब आयतन है, कितने द्रव्यमान में कितना आयतन, M/V होते हैं। आगे लिखो पशुओं घनत्व कोमा लगा के, आवास, आवास व्यवस्था, आवास व्यवस्था कोमा, गोबर व पेशाब की प्रकृति शामिल है, गोबर व पेशाब की प्रकृति शामिल है। तो इतने सारे पॉइंट ये मैनेजमेंट में थे सारे। नीचे नोट डाल के 2 लाइन और लिखनी है, हिस्ट्री की 2 लाइनें और है। नोट में ऐसे सारांश हेडिंग डाल दो, मतलब समरी, सारांश। सारांश के आगे लिखोगे लक्षण कोमा बीमारी की अवधि, लक्षण कोमा बीमारी की अवधि कोमा इससे पहले का उपचार, कोमा कितने दिनों बाद दोबारा बीमार के लक्षण,
कितने दिनों बाद दोबारा बीमार के लक्षण प्रकट? कोमा खाने पीने में बदलाव, कोमा दूध उत्पादन, कोमा गोबर, कोमा पेशाब, कोमा चाल, कोमा आसन, आसन, आसन नहीं, आसन, क्या बोलते हैं आसन को अंग्रेजी में? है आसन, गाम नहीं है, जगह है? चाल तो होगी, अभी दारू पीड़ो उस पर चल रहा है, कुकर चल रहा है। अटेक्शियर वो पीछे नाम आया था ना, अनियमित चाल, सही चल रहा है कि? एक विनोद नहीं है कोई लाखनवास में, उसकी झोटी वैसे खड़ी होती है, न्यू चलावा नहीं, बस सीधी गली में चलावा नहीं, तो जमा सही चल रहा, एनसीसी अर्तनिया चल रहा है, लेकिन वह घरा खड़ी हो नहीं खुंटे पर, वह न्यू करके खड़ी हो जाएगी, नहीं अगला अगला पैर है, तो वो स्टिफनेस है पक्के की वजह से भी हो जाता है। तो मन में कोई दवाई को नहीं बताई, बने कर में बताया अगले पैर दावड़ों लगाए रखो तेन है, हाँ अगले पैर दावड़ा लगा रखे, बड़े टाइट लगा रखे भी न्यू इन पैरने जा देखा, एक दो दिन में बेरो पड़ जाए। आसन का मतलब है जैसे गायनेकोलॉजी में नाम आए, डिस्टोकिया में नाम आएगा, ये डिस्टोकिया पढ़ेगा ना गायनेकोलॉजी, वहां पे नाम आएगा आसन है। पोस्चर बोलते हैं इसको, पोस्चर किस तरीके से वो बैठ रही है, आसन का मतलब बैठने का तरीका जो है ना उसको आसन बोलेंगे। किस तरीके से आप बैठ रहे हो, पोजिशन, पोस्चर, ये नाम आए ना वहां पे, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पोस्चर, ये तीन नाम आएंगे वहां पे। उनमें से एक जो नाम है ना ये इसके साथ जोड़ते हैं हमेशा, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, ये तीन नाम गायनेकोलॉजी में एक साथ पढ़ेंगे डिस्टोकिया में, कि पशु का जो बच्चा, जो हम फिटस की बात करें कि वो एंटीरियर प्रेजेंटेशन है, पोस्टीरियर है, इसका मतलब क्या? जैसे यहाँ पे ये इधर से पशु का मुंह इधर है, पशु की पीठ इधर है, मेरी तरफ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बोलते हैं, कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे हाथ किया एडवांस प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी मतलब, एडवांस प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है? भी 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन की बात करें अपन, लास्ट महीने की बात कर सका ज्यादा से ज्यादा, भी ज्यादा दिन कौन रहे, थोड़ा दिन रहे ब्याण का, थोड़ा दिन ब्याण कर रहे हैं, या ब्याणा आज मतलब ब्याणा रही है, तो उस टाइम अगर आप, हो सकता है कि डिस्टोकिया पशुपालक कह रहे ब्याह कौन ला रही, जोर मार ला रही, काल गया जब हाथ करांगा तो अपने हाथ में बच्चा के सिर के ऊपर जागो, तब तो क्या वो एंटीरियर है, ये बच्चे की पोजीशन है ना, बच्चा भी लपास नहीं होना चाहिए, अगला दोनों पंजा, ये पंजा ऊपर की होनी चाहिए, ठोडी टिकड़ी होनी चाहिए, तब तो क्या है, इधर से आपने हाथ की है तो इधर से क्या है वो सही फील होगा, वो तो नाम क्या है? एंटीरियर है। और अन्य बात करें पंजा गलड़ा पैर हाथ में आवे, यहाँ से आपने हाथ की है, पर वेजाइनल हाथ की है, ये भी पीछे क्वेश्चन आया था 2022 में आया था। एआई करते हैं कौन से मेथड से करते हैं? एआई करते हैं कौन से मेथड से करते हैं? यही हेडिंग है, रेक्टो वेजाइनल मेथड, रेक्टो वेजाइनल मेथड, ये आंसर है उसका। ये जो हम एआई करते हैं उसमें पहले, सबसे पहले यही लाइन लिखी है, बुक में देख सकते हैं आप, उसमें रेक्टो वेजाइनल, रेक्टो मतलब है रेक्टम है, वेजाइनल मतलब है वेजाइना। जब भी हम एआई करते हैं हाथ हमारा रेक्टम में होता है और गन किसके अंदर होती है? वेजाइना में। तो दोनों चीजें है ना, हाथ भी और गन भी है, हाथ तो किस में है? रेक्टम में, और गन किस में है? वेजाइना में। तो नाम क्या होगा मेथड का? रेक्टो वेजाइनल, ये आंसर हो गया उसका। तो ऐसे हाथ की आप एंटीरियर देख लिया, उल्टा है तो देसी भाषा में गाँव में कहते हैं उल्टो बच्चो है, तो क्या है? पोस्टीरियर हो गया। अगर है पश्च, ऐसे नाम लिखते हैं उसमें, ये सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे आगे। तो चाल के बाद में गति हो गया।
गति मतलब आसन, आसन है चाल, आसन, कोमा आवाज, अगला नाम लिखोगे आवाज, कोमा बदबू, ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ऑर्डर नहीं, ORDER नहीं, ODOUR लिखते हैं, स्मेल, कोमा ताप, कोमा श्वसन, कोमा वर्दी, आवाज, बदबू, ताप, श्वसन, वर्दी। ये जो सारे पॉइंट लिखे ना 3 लाइन में लिखे, मान लिया ये तीनों लाइन मतलब वो सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका कंक्लूजन है। इतनी बातें हिस्ट्री में पूछनी होती है मोस्टली, वो मैन उसमें लिखा है। टेम्परेचर भी नोट करते हैं उसका, श्वसन भी देखते हैं। और अपन ने कह दिया भैया कहीं घर पर सो गया, अभी हम बीमार है, पहले तो हट्टी कट्टी है, आजकल क्या इसी कमजोर हो रही है, ये वर्दी में आ जाएगा ना, भी हो रहा है लंबे टाइम से बीमार है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं भी यहाँ डीवार्मिंग नहीं कराई है। वहाँ पे पूछते हैं तो वो डीवार्मिंग हिस्ट्री की बात करते हैं। डीवार्मिंग जो पेट के कीड़ों वाली दवाई है वो 6 महीने से, क्या मैं तो जमे बाद में कभी दी को नहीं गए, ऐसे बोलता है पशुपालक है। तो ये हिस्ट्री पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। 8 में से एक बात पूरी हुई है अभी, नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे अभी नहीं, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जांच या परीक्षण, हिंदी में पूछे तो आप बता सकते हो, जांच कह सकते हो, परीक्षण कह सकते हो, टेस्ट कह सकते हो, वैसे टेस्ट। लिखोगे इसमें पहली लाइन, रोग की हिस्ट्री के बाद रोग की हिस्ट्री के बाद अगला कदम मतलब अगला स्टेप जांच होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया नहीं, आपको पूछे कि हिस्ट्री के बाद में क्या आंसर आना चाहिए, तो उत्तर आएगा एग्जामिनेशन आएगा। और पहला पूछे तो क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, कि सबसे पहले क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले, तो हिस्ट्री आंसर आएगा। तो इसमें कितने पॉइंट थे, पहले जर्नल और वो फिजिकल ऐसे लिखा था ना, तो सबसे पहले जर्नल नाम लिखोगे GENE, जर्नल, जर्नल मतलब सामान्य बोल सकते हैं हिंदी में, सामान्य। इसमें लिखोगे पशुपालक का नाम। कई बार कोई पशु लेके आता है ऐसे हॉस्पिटल में, तो उससे पूछते हैं कि उम्र वो आपकी 40 साल हो गई, ऐसे बोलता है रियल में। पूछा तो पशु गया मैंने, लेकिन वो कहेगा हमें 40 हो गए, 42 हो, जो भी है ऐसे बताता है। अच्छा अच्छा, पशु भी पूछा कि फिर नहीं होगा वो। पशुपालक का नाम, कोमा पता, कोमा फोन नंबर, ये 3 चीजें पशुपालक की। तो उसका नाम का, फोन का, घर का एड्रेस का पता होना चाहिए। जनरल की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उसे टकराएंगे, तो ये बातें नोट करते हैं। इसी में आगे लिखोगे पशु की जाति, पशु की जाति, कोमा नस्ल, जाति मतलब जैसे गाय एक भैंस है, उसके बाद में कौन सी ब्रीड है वो, HF, गराठी, साहिवाल, जो भी है, कोमा लिंग, कोमा रंग, कोमा उम्र, कोमा स्थिति आदि शामिल होते हैं। स्थिति में वो कोई बीमार है, कद ब्याही है, जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, वो सारी इसमें लिख देंगे। सेकंड है फिजिकल, मतलब शारीरिक। एक ना ब्रॉड
टॉपिक है, अकेले में 2 पेज आएंगे इसमें, इतनी बड़ी बातें हैं इसमें। लिखोगे इसके अंतर्गत, मतलब फिजिकल में क्या करेंगे, इसके अंतर्गत हम निम्न जांच करते हैं। कल ही बताया था क्या करते हैं। 4 तो आपको याद करना ही है, वैसे 6-7 लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे, 4 तो कंपलसरी है ही। क्या बताया तेरे में से, मैंने वो लुहार वाला मटके वाला उदाहरण दिया था, आपको याद है क्या? हाँ, जैसे मटका लेने जाते हो गर्मियों में तो क्या देखते हैं हमें, अदिनेश क्या देखते हैं? पहले तो मैंने देखा दूर पड़े 20 एक मटका पड़े है, अब रंग रंग देखा कि सब सुनो लगे, इतना देखेंगे। वो है इंस्पेक्शन है, मतलब आंख से देख रहे हो, INSS लिखेंगे, इंस्पेक्टर वाली स्पेलिंग PECTION, वो इंस्पेक्शन हो गया। भी सिर्फ इतना ही देखते ही आपको लगेगा कि हाँ मन तो दस हम वो ठीक लगे, अपने हाथ ही नहीं लगाए तो भी हमारे दिमाग में सेट हो जाता है ऐसे, तो भी ऐसे सेट हो जाता है कि हाँ नो को लेना वो लेना है। इसका मतलब आपने आंख से वो जांच कर लिए। 2 नंबर पे पाल्पेशन है। अब तो मैं सारा जाके मैंने आप हाथ लगाऊंगा, मैं आंखों तो देख लियो दूर हूँ, मतलब 10 पाउंड दूर देख ली, 10 मटका पड़े है, 10 पशु खड़े मान लिया, अपन लगा भी हाँ 9 तो ठीक है। कई बार डॉक्टर दूसरे टिक को रखे हुए है, ऐसे भी हमारे जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ना, ऐसे मतलब डॉक्टर के एग्जांपल है, वो VO के एग्जांपल बता रहा हूँ। जोगेड़ा के 2 मैंने बताए थे आपको, एक तो बंग इन पास नाना रास्ते का नहीं देख, वो सुबह सारे बंग ठेकेदार गए, और ये जो एग्जांपल शेरपुरा का जो बता रहा हूँ, 2 सेम शेर सिंह नाम है, एक भौरिया है एक और है कोई, तो शेर सिंह की गाय, दोनों शेर सिंह की, डॉक्टर ने तो शेर सिंह नाम सुने हो, या भौरिया की AI करनी, कोई दूसरे शेर सिंह है वो AI करिए, तो नाम तो वो शेर सिंह है दोनों का। बाद में मैं शेर सिंह भौरिया डॉक्टर के सामने उज्जू फोन जाए कि डॉक्टर साहब वो टिक्को कौन रखे गए गए, कि मैं दोबारा ही रखे गए, तो वो दूसरे शेर सिंह घर रखे हो, जानो तो शेर सिंह भौरिया घर हो, लेकिन वो दूसरों कोई शेर सिंह और बैंक टिक्को रखे हो। तो हमें ऐसे डायग्नोसिस होना चाहिए, 10 पशु खड़े हैं तो 10 में कौन सा अपन बीमार लगे, अंदाजा तो होना चाहिए ना पहले, तो बहुत ही गलत बात है ये। तो ताड़ मचड़ी होने अपन ने सोचा में हाँ कोई बात नहीं, हाँ बंगरा 2 मंदरे एक ईट में होगी रख दे, ऐसे थोड़ी है। ऐसे ही आज मेरे पास फोन आया हुआ है सुतपुरा से, अभी कोई वो वर्मा है कारगवाड़, तो कोई गड़ी छाने से ना वो प्रैक्टिस करता है अजीतपुरा की साइड में, क्या नाम, हाँ बाजिया, तो उससे PD कराई 3-4 दिन पहले। तो ये फॉल्स हिट होती है ना, जैसे सूडो हिट बोलते हैं, प्रेगनेंसी में बीच में होती है, प्रेग्नेंट होती है तो भी हिट में आ जाती है, बीच से प्रेग्नेंट होती है तो भी हिट के लक्षण आ जाते हैं, हार्मोन लेवल डिस्टर्बेंस होने से हो जाता है। ऐसे गाय भैंस में भी है। ये PD बैंक कराई को पहले पशु बोलने आ रही है तो आप अंदाजा लगाओ भी खाली रहेगी होगी। आमतौर पर पशुपालक इतना ही सोचते हैं भैया चेक कौन कराई तो खाली होगी, इतना दिन किया दाबो मार गई होगी, दाबो टप्पू है दाबो मार गई, इतना दिन मतलब साइलेंट मोड में थी वो, दाबो मतलब क्या है, इतना दिन वो साइलेंट मोड में थी, इतने दिन तक वो क्या है प्रॉपर हिट में नहीं है, इसलिए बोली नहीं वो। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफेलो क्या होती है, साइलेंट हिट होती है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि साइलेंट हिट किस पशु में होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी में ऐसे बोले, तो उत्तर क्या करना आपको। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो अलग अलग ब्रीड के आते हैं, जैसे घोड़े का मैंने एक दिन पहले बताया था कि लेमनेस उसमें होती है, टिटनेस उसमें होती है, और कोलिक है वो घोड़े में ज्यादा होता है। तो उसने PD कर दी और बता दिया खाली है, कोई बात नहीं, कहे टिक्को रखा तो टिक्को रख दियो, नहीं तो मैं कहने जो टेक्नोलॉजी हो गए नेचुरल सर्विस के लिए। तो वो अगले दिन और ज्यादा थोड़ी सी बोल रही, हाँ पशुपालक तो सोचो भी हमने खाली बता दिया, चेक भी कर लिया, खाली भी बता दी, और अगले दिन ज्यादा बोलने लगी तो पशुपालक तो सोचो भी यार ठीक है। और हम ऐसे और बोल के आते हैं कि चेक करते तो और ही मसाज कर दिया गया, ऐसे बोलते ना, चेक कर दिया तो और ही मसाज कर दिया, तो अब हीट में जल्दी आ जाएगी, राती भी है, और ही मसाज से हार्मोन थोड़ा स्टिमुलेशन हो जाता है उससे, और पशु हीट में ज्यादा जल्दी आ जाता है।
तो अगले दिन और ज्यादा बोली तो क्या पशु बोला, सोचे भी यार ठीक है। तो वो हिट में आया हुआ था, हार्मोन लेवल था, तो नेचुरल सर्विस के लिए गया तो बुल भी क्रॉस कर गया उसके, अगले दिन बुल भी क्रॉस कर गया। पहले दिन पेडी होती है, दूसरे दिन बुल क्रॉस करता है, तो वो ठीक है भी हाँ सोचो भी क्या बनोगे। वो तीसरे दिन का सारी वह निशानी है, डॉक्टर साहब बच्चों आ गए 3.5 महीना, तीसरे दिन बने बच्चों गिर दियो 3.5 महीना। तो ऐसे होता है। अगर उस टाइम पहले दिन अगर वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लग जाता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? अब देखो जो मैं आज है मोटा मोटा 10-1% बताया था, हर क्लास में थे गौर राखी है, थे रफ कॉपी रखो, नहीं तो रफ कॉपी में जो बताओ नहीं है, ए मान लो कि 2% है सागी, ए % बई है वैसा की पेपर हर क्लास में नहीं मोटा मोटा प्रश्न आवे, नहीं पढ़ना तो अपन सारा ही है, लेकिन मोटा मोटा आवे यही आवे जगह दिन। 13 जून की बात कर रहे हैं। हाँ तो ए लिखना ही है। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा रहता है? प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन, उत्तर क्या आ जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर पहले दिन उस पशु को लग जाता तो हो सकता था, चांस है, लेकिन अगर स्टेप चालू हो गए ना, पार्चुरेशन की बात करते हैं, 3 स्टेप होते हैं उसमें, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में क्या आता है? ये गायनेकोलॉजी चल रही है अभी थोड़ी सी। पहली अवस्था में क्या आता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पार्चुरेशन की कितनी स्टेज है, तो उत्तर आएगा 3 स्टेज है। उठना बैठना स्टार्ट करें। हाँ पहले में फॉल्स वाटर बैग आएगी, बच्चा नहीं आएगा। आप गलत बता दिया आपने, आपने गलत बता दिया, विक्रम ने गलत बता दिया, आपका सही है, घबराओ ना। अभी दिल्ली दूर है, 13 जून अभी दूर है। तो बात हो जी, फिर छन्नी अरे छन्नी का ओ स्वाई छन्नी जानोगे, दिल्ली का दिल्ली का। तो पहले स्टेप में, पहले स्टेज में पार्चुरेशन में क्या होता है? फर्स्ट वाटर बैग। सेकंड में सेकंड वाटर बैग, मतलब सेकंड में तो बच्चा होता है। तो 2 उत्तर हो गया सेकंड का। सेकंड का सेकंड वाटर बैग कह दो या बच्चा कह दो, एक ही बात है। पहले में फॉल्स वाटर बैग आई, बच्चों दिखा कोनी को। दूसरे में क्या होगा? सेकंड है हाँ, वो तो नहीं हुआ आजकल है। वो बाद में पशुपालक नहीं कहते, कलयुग है डॉक्टर साहब के, कलयुग में नहीं हुई नहीं कहते। फिर ऐसे प्रोसेस तो क्या है, पहले फर्स्ट आनी चाहिए, फिर सेकंड आनी चाहिए। फर्स्ट को फॉल्स कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट को फॉल्स कहते हैं क्योंकि उसमें बच्चा नहीं होता। सेकंड को ट्रू कहते हैं क्योंकि उसमें बच्चा होता है, तो बच्चा आ जाएगा सेकंड में। थर्ड में जेर आ जाएगी, प्लासेंटा आ जाएगा। ये 3 स्टेज होगी उसकी। उसके बाद में क्या होता है? ये 4 नंबर पे क्या होता है फिर? 45 दिनों तक क्या चलता है फिर? है सही बात है, मेलो भी चले है। इन्वोल्यूशन बोलते हैं। यूट्रस अपनी पूर्व अवस्था में आना इन्वोल्यूशन है। वो 28 से 45 दिन तक चलता है। इसलिए 45 दिन से पहले प्रेगनेंसी स्थापित नहीं करवानी चाहिए। जब तक नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा यूट्रस से, तब तक उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाना चाहिए। चाहे हिट में वो 28वें दिन कई पशु आते हैं। तो इसके अंदर 4 बातें मेन आएंगी, वैसे तो 6 लिखेंगे हम यहाँ पे। पहला, पहले हेडिंग डालेंगे इंस्पेक्शन। इसको हिंदी में निरीक्षण बोलते हैं, निरीक्षण। लिखोगे आंखों से देखकर जांच करना। आंखों से देखकर जांच करना मतलब निरीक्षण कर लिया आपने। इसी के आगे लिख दोगे शारीरिक परीक्षण का पहला कदम। शारीरिक परीक्षण का पहला कदम। रात ने सोए को नहीं संजय?
और बस ये दो ही कारण उसका है पर, या तो रात में सोया ना हो या कोई टॉपिक में बोर होता हो, दो रीजन हो सकते हैं इसके। तो दो बातें हमने की थी, पहले दूर से देखा था, फिर मटके को टच करके देखा। टच करने का नाम क्या आ जाएगा अभी सेकंड में? पालपेट हो गया, टंटोल के देख लिया आपने। और थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड में क्या करेंगे? बजाएंगे उसको, बजा के देखना है कच्चो है पक्को है, वो देख लिया। और फोर्थ में लेने वाले का नाम क्या है? मटके लेने वाले का नाम है। चौथे का नाम क्या है? एस्कल्टेशन है। मैं कान लगा के देखा, ये तो अपना हो गया, वो अटैचमेंट हो गई उसके साथ आपका, तो उसको आपने बांध में ले लिया। फिर मैंने उसका नाम क्या है? एस्कल्टेशन है। आप फेफड़े की रिदम है, हार्ट की रिदम है, उसकी चेक करेंगे। तो आपना हो गया, चाहे दूध गालना चाहे दही गालना चाहे, छोटा छोटा कुलिया से लेकर ना सर्दिया में दही दही जमाए ना, तो हम आप किमी कर सका मैंगमा। तो अपना होने के बाद में वो एस्कल्टेशन है, अपना होगा तभी तो हम हार्ट की जांच करेंगे। आप कहेंगे नया बात तो घर बताना रही है, घर कौन बताना रही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपना होने के बाद में एस्कल्टेशन से क्या करते हैं हम? फेफड़े का भी चेक करते हैं, हार्ट का भी चेक करते हैं, पेट का भी चेक करते हैं, हाथ का भी चेक करते हैं, थ्रोट का भी चेक करते हैं। मोस्टली स्टेथोस्कोप से इतनी चीज चेक करते हैं। बागा का गोल गोल होगा उनके नाम है स्टेथोस्कोप। कान में लगावा नहीं, कान में लगावा, फिर वो दोनों पास उड़ा जाए और जुड़ जाए, फिर एक पाइप से जाए आगे, वो गोल गोल हो गए। ठीक है। अगर एक्सरे का पूछ सकते हैं तो इसका भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं। आपकी बार में कुछ नहीं छोड़ने वाला, सारी चीज लिखाऊंगा। ये पीछे पीछे कभी नहीं बताया आज तक। वो उसको क्या बोलते हैं? चेस्ट पीस बोलते हैं उसको, चेस्ट पीस। पीस का मतलब कोई टुकड़ा होता है, चेस्ट का मतलब छाती पे लगा रहे हो उसको। सेकंड लिखोगे पाल्पेशन। हाँ, चेस्ट पीस, चेस्ट पीस। सेकंड हेडिंग डालोगे पाल्पेशन। पाल्पेशन में लिखोगे इसका अर्थ टटोलना, हिंदी वाला वर्ड है टटोलना या छूना। मतलब स्पर्श से हो गया ना, टच से हो गया। टच वाला पूछे तो ये, इसमें सिर्फ देखना है, एक एक वर्ड सबका आपको अलग याद रखना है। इसमें देखना, इसमें टच है, स्पर्श है। थर्ड वाले में क्या होगा? ऐसे बजा के दबा के देखना, दबा के भी देखते हैं, जैसे हम ब्लोट वाला और वो देखते हैं ना, व्याफ्रा है, वो सारी चीजें उसमें आती हैं। लिखोगे यह एक आकलन तकनीक है, आकलन तकनीक है जिसमें शरीर के अंगों का आकलन करने के लिए छू कर या स्पर्श करके या हल्का दबाकर, यहाँ हल्का वर्ड लिखा है, ध्यान रखना है, हल्का दबाकर जांच करना। इसी के आगे लिखोगे पाल्पेशन शब्द लैटिन क्रिया, लैटिन कोई लैंग्वेज है, पैलपोर, लैटिन क्रिया पैलपोर से जुड़ा है। पैलपोर जिसका अर्थ स्ट्रोक करना
स्ट्रोक करना या सहलाना। बट अपन ने लोरी देख रहा नहीं, वो करा नहीं अपन, सहलाना हो गया, वो सहलाना होता है। इसी में आगे लिखो पाल्पेशन से नाड़ी गति, पाल्पेशन से नाड़ी गति कोमा सूजन कोमा आकार कोमा गति के बारे में पता चलता है। ऐसे आगे हम नाड़ी गति श्वसन गति ना वहां पे नाम यूज करेंगे, वहां पे इसी के आगे लिखोगे पाल्पेशन का उपयोग मुख्यतः पेट व छाती की जांच के लिए किया जाता है। मुख्यतः के नीचे अंडरलाइन करना है यहाँ पे। आगे लिखो इसके अलावा मुंह है यानी मुख कोमा वेजाइना कोमा गुदा में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाम बता दो फिर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं हमें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेथड का नाम तो बता दिया था आपको, रेक्टो वेजाइनल मेथड बताया था ना। रेक्टो वेजाइनल मेथड किसका है? पीडी के लिए एआई करते हैं तो, लेकिन पीडी करते हैं तब नाम क्या बोलते हैं महेंद्र? नहीं, पीडी करते हैं तब क्या बोलते हैं? पीडी करते हैं तो सिर्फ कहाँ हाथ होता है? एआई करते हैं तो दोनों जगह ये रेक्टो वेजाइनल, और पीडी करते हैं तो ये हाथ तो काम में नहीं लेते हैं, सिर्फ एक हाथ काम में लेते हैं, तब उसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं? रेक्टल पाल्पेशन। उसका नाम क्या होता है? तो वही पाल्पेशन ये है। मतलब पीडी करते हैं तो टटोल के देखते हैं, ऐसे टटोल के देखते हैं, फ्लूइड वगैरह थोड़ा बहुत हल्का सा दबा के भी देख सकते हो उसको। रेक्टल पाल्पेशन किसका उत्तर है? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय रेक्टल पाल्पेशन। इसी में आगे एक लाइन और है, इससे रोगी की स्वस्थ स्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है। पता लगाने में मदद मिलती है। वो एग्जाम्पल लिख दो जो मैं बता रहा हूं अभी, एग्जाम्पल में लिख देना है। इसके एग्जाम्पल में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पीडी बाय रेक्टल पाल्पेशन। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय रेक्टल पाल्पेशन। रेक्टम को पाल्पेट करेंगे। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बाय रेक्टल पाल्पेशन। ये सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है, बाकी कल करेंगे आगे क्लास में। बाईस मिनट हुई है। Thank you.